हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कल यानी कि 13 जून को आपका आरआरबी एनटीपीसी का रेलवे बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एज आई जस्ट टोल्ड यू, हम 13 जून के आपके जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी के पेपर में, वो एनटीपीसी के पेपर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने एग्जाम दिया है, सो गाइस इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता देना, सो दैट इट हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स। एंड अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनके अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं, तो गाइज ये तो आपके लिए एक बहुत तगड़ी वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप अपनी आगे प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट अप कर लो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए तो जरूर से ये एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। So now let's quickly move into the video and look for the questions. So guys, the first question is that what metal is the statue of the dancing girl found in Mohenjo-daro मेड ऑफ? तो गाइज मोहनजोदारो के समय में जो एक गर्ल का, डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू जो मिला था, वो किस मटेरियल का बना था, आपसे ये पूछा गया था। सो गाइज ब्रॉन्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेनली इंडस सिविलाइजेशन के समय में और मोहनजोदारो का और हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में जो स्टैच्यूज बनाए जाते थे ना, वो ब्रॉन्ज के बने होते थे। तो गाइज ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो डांसिंग गर्ल है विच फाउंड इन मोहनजोदारो इज एन आर्टिफैक्ट दैट इज सम 4500 ईयर्स ओल्ड। कम से कम 4500 साल पुरानी है वो डांसिंग गर्ल की जो स्टैच्यू है। और जो स्टैच्यू है वो 10.8 सेंटीमीटर लंबा स्टैच्यू है, एक डांसिंग गर्ल का है, जिसको 1926 में मिला था। ठीक है, एक मोहनजोदारो के घर से, जो कि ब्रॉन्ज मटेरियल का बना हुआ था। सो ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, व्हाट इज इंडियाज स्कोर इन द HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आपका 2025 का है, उसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा था? सो गाइज इंडिया का स्कोर रहा था 0.685। सो 0.685 इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. After the Guptas, which dynasty did the Rashtrakutas primarily rule over? तो guys, जब गुप्ताज को रूल ओवर कर लिया था, तो उसके बाद जो राष्ट्रकूटास थे, उन्होंने चालुक्यास के ऊपर रूल किया था। सो इनिशियली जो राष्ट्रकूटास थे, दे सर्व्ड एज द फ्यूडेटरीज टू द चालुक्यास, जो कि एक पावरफुल डायनेस्टी है, जिसने डेक्कन रीजन को काफी समय तक कंट्रोल किया था, उसके ऊपर रूल किया था। हाउएवर ये जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, क्योंकि जो राष्ट्रकूटास थे, दे सॉट ग्रेटर पावर एंड ऑटोनॉमी ऑल्सो। तो चालुक्य इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट इज झूम फार्मिंग डन? तो गाइस झूम आपको JHOOM या फिर JHUM दोनों नाम से पूछी जा सकती है। तो ये जो झूम फार्मिंग है, ये मेघालय में की जाती है। Which district of Lakshadweep had the lowest population according to census 2011? So guys, census 2011 के हिसाब से जो बित्रा है, ठीक है, जो बित्रा डिस्ट्रिक्ट है लक्षद्वीप का, वहां पर सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, देखने को मिली थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 271 लोग ही हैं वहां की, विच फॉर्म्स अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बित्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन की, तो गाइज वो कम से कम 64,473 रही थी। ओके, व्हाट इज द प्राइवेट बिल्डिंग ऑफ द मुगल्स कॉल्ड? तो गाइज मुगल्स जो थे, उनके जमाने में जो प्राइवेट बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसको दीवाने खास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज विच प्लेट्यू इज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंज? सो गाइज अरावली रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में जो पठार देखने को मिलता है, उसका नाम है मालवा प्लेट्यू। सो मालवा इज द करेक्ट आंसर। Okay, on whose birth anniversary is National Youth Day celebrated on January 2025? So guys, 12th of January 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी, और ये 12 जनवरी 2025 को जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी 162वीं
बर्थ एनिवर्सरी थी जिसको सेलिब्रेट करा गया था, और उसको नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया गया था। सो नेशनल यूथ डे, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट कि उनका जन्म कब हुआ था, सो गाइस उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। सो स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। Okay, guys. Next is according to the 2011 census, जो urban area है with a population of 1 million or more are recognized as million plus city groups. तो आपसे पूछा गया था ऐसी कौन सी states के population इतने रहे थे या जिनको ये million plus city groups में डाला गया था. So guys, in the year 2011 census कम से कम 53 urban areas ऐसे थे जिनको major cities का नाम दिया गया था. Now if we talk about major cities कौन कौन सी हैं, सो गाइज मेजर सिटी में आपकी आती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, जयपुर एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर लखनऊ को भी इस कैटेगरी में, मतलब मिलियन प्लस जो सिटी ग्रुप्स हैं इस कैटेगरी में बाद में ऐड कर दिया गया था। सो दीज आर द नेम्स ऑफ दोज स्टेट्स, दीज आर द नेम्स ऑफ दोज सिटीज जिनको 2011 सेंसस सर्वे के हिसाब से 1 मिलियन और मोर पॉपुलेशन होने के बाद उनको मिलियन प्लस सिटी ग्रुप्स में नाम इनका जोड़ दिया गया था। Okay, where was UNESCO's 2024 non-governmental organizational international conference held? So guys, UNESCO की 2024 की जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस। पेरिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू विच लिस्ट? सो गाइस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का, वो स्पेसिफाई करता है द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन होम, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको अलोकेट किया जाता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। अब बात करें उनको अलोकेट जो किया जाता है उसमें कितनी लिस्ट होती हैं, सो गाइज उसमें 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो 3 लिस्ट होती हैं इनके बीच में इनको अलोकेट किया जाता है। अब हम बात करें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो किस लिस्ट के अंतर्गत आती हैं, इज इट यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट? सो गाइज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है। सो स्टेट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Laws related to multi-state cooperative societies is made by whom? तो guys multi स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, वो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी ग्रांट करता है टू लेजिस्लेट फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जितनी भी चीजें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड दी गई हैं उसी के अंतर्गत, उसी के तहत जो भी चीजें होती हैं वो पार्लियामेंट ने ये अथॉरिटी दे रखा है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे रखा है, ठीक है, कि आप उस हिसाब से चल सकते हैं। while the respective state legislatures जो होते हैं they legislate for state cooperative society। जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको हैंडल करने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स का होता है। सो स्टेट लेजिस्लेटर्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स ही स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कार्य काम हैंडल करते हैं। Okay, next is in February 2025 in which national park will 5 cheetahs be brought? तो guys फरवरी 2025 को एक ऐसा नेशनल पार्क है हमारा इंडिया का जहां पर 5 चीता को ऐड किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है कूनो नेशनल पार्क। जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें 5 फरवरी 2025 को 5 चीता लेकर आया गया है, ठीक है, और वहां कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। अब बात करें कि ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो गाइज ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एंड जस्ट अ डे आफ्टर चीता वीरा गेव बर्थ टू 2 cubs, the birth has brought the total number of cheetahs in the state to 26, ठीक है। So the now the number is 26।
Okay, so the next question is which device of the computer is both input and output? So guys, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें दो तरह की डिवाइसेस रहती हैं जिनको हम इनपुट और आउटपुट, मतलब डिवाइसेस तो खैर काफी होती है, लेकिन उनको कैटेगरी में दो में डाला जाता है। कुछ को डाला जाता है इनपुट की कैटेगरी में, कुछ को डाला जाता है आउटपुट की कैटेगरी में। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का ही कार्य करती हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू, बिफोर टेलिंग यू कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, सो गाइस बेसिकली सबसे पहले एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है वो किसी भी तरह का कोई ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि इनेबल करता है एक ह्यूमन यूजर को या फिर किसी अनदर सिस्टम को टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। ठीक है, उस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। और जैसे कि ही नेम अपने आप आपको बता रहा है कि ये जो डिवाइसेस होती है ना, वो डेटा को रिसीव भी करती हैं, और क्योंकि वो रिसीव कर रही हैं तो वो हो गई इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यूजर से रिसीव कर रही हैं। और अनदर सोर्स, एंड जब वो डिलीवर करती हैं डेटा को तो वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जब वो डेटा को डिलीवर कर रही हैं फ्रॉम द कंप्यूटर, देन दे आर गोना कॉल द आउटपुट डिवाइसेस। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको दोनों ही तरह की डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो गाइज इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक स्कैनर और गेम पैड। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगर हम देखें आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, सो गाइज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलईडी डिस्प्ले, ब्रेल प्रिंटर, स्मार्ट बोर्ड, वीआर हेडसेट, ये जो होती हैं ये होती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करें कि गाइज ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो गाइज वो होती है टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन होती है वो दोनों ही प्रकार की डिवाइस होती है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करती है। सो टच स्क्रीन इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which day is celebrated every year in India on January 24? So guys, हर साल 2000 हर साल जनवरी के महीने में 24 तारीख को एक दिवस मनाया जाता है, वो कहलाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है इसको भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है टू प्रमोट एंड अवेयर द नॉर्मल पीपल रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और जो फीटस डेथ होती है उससे रिलेटेड भी जागरूकता देने के लिए। अब बात करें ये इनिशिएटिव शुरू कब हुआ था, सो गाइस साल 2008 में इस इनिशिएटिव को शुरू करा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, जिससे कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए अबाउट इनइक्वालिटीज जो कि गर्ल फेस करती हैं इंडियन सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पावर पॉइंट इज यूज्ड इन पीडीएफ? सो गाइस जो पावर पॉइंट होता है वो यूज किया जाता है टू कन्वर्ट टू पीडीएफ बिकॉज इट इज इजियर टू शेयर। हाँ, अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो गाइस कभी कभी हम पावर पॉइंट को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों किया जाता है। सो गाइस क्योंकि पीडीएफ जो होती है ना, इट इज वेरी इजी टू शेयर, प्रिंट एंड व्यू द फाइल ऑन एनी डिवाइस विदाउट फॉर्मेटिंग इश्यूज इन द पीडीएफ फॉर्मेट, तो इसीलिए कभी कभी उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया जाता है। जो डिजाइन होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, लेआउट्स होती हैं स्लाइड्स की, वो इंटैक्ट रहते हैं आपके पीडीएफ फाइल में, and they also maintain the quality of the presentation. Additionally, it is very difficult to edit files in PDF, which keeps your content secure. अगर एडिट करना है तो भाई पीडीएफ को ही आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एडिट करना, इसीलिए आप पीपीटी को ही एडिट करके फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो बेहतर है। ओके, कंट्रोल प्लस टैब इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट? सो गाइस कंट्रोल प्लस टैब का जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो किया जाता है लेफ्ट टू राइट स्विच करने के लिए बिटवीन ओपन टैब्स इन अ डॉक्यूमेंट और वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल प्लस टैब होता है ये आपका कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो कि लेफ्ट टू राइट स्विच करने के काम आता है। जो भी आपके टैब्स ओपन हैं
या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी वेब ब्राउजर में जो ओपन है उसके लिए। टू मूव बैक और राइट टू लेफ्ट यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, जिसको हम कंट्रोल टैब और सी टैब के नाम से भी जानते हैं। Okay, next question. What rank is Deepti Sharma in the ICC Women's ODI All-Rounder ranking in 2025? So guys, Deepti Sharma की ICC Women's ODI All-Rounder ranking जो रही है वो रही है 4th. So 4th is the correct answer. Okay, next question. In which style is the design of the Jageshwari temple which is located in Uttarakhand? तो guys उत्तराखंड का जो जागेश्वरी टेम्पल है उसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो वो केदारनाथ शैली पे बना हुआ है, जिसको हम नागरा स्टाइल भी बोलते हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और जो आउटर वॉल्स हैं उनमें पिलर्स हैं जिसपे इंक्रिप्शंस बने हुए हैं जो कि लिखा गया है जागेश्वर महादेव। जो मेन एंट्रेंसेस है उसमें ईस्ट फेस करता है एंड इज फ्लैंक्ड बाय 2 ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ऑफ लायंस माउंटेड ऑन एलिफेंट्स। ओके, तो उसके एंट्री पे आपको इस तरह के कुछ स्टैच्यूज भी देखने को मिलते हैं। सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड इन द स्वामित्व स्कीम? तो गाइस जो स्वामित्व स्कीम है जिसको हम ओनरशिप स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इट मेनली यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिसाइज सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि हमारे रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं, और फिर वो डिजिटल मैपिंग करते हैं ड्रोन्स के द्वारा, जो कि हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी हाउस एंड लैंड। ठीक है, सो वो स्वामित्व स्कीम कहलाती है। ओके, ऑल प्लस स्पेस बार जो होता है विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? सो गाइस ऑल प्लस स्पेस बार जो है इट हेल्प्स टू ओपन द विंडो मेन्यू। ठीक है, अगर आपको विंडो मेन्यू को यूज करना है तो आप आसानी से ऑल प्लस स्पेस बार का शॉर्टकट की दबाओ और विंडो मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, व्हाट इज फ्रेयन मेनली यूज्ड फॉर? सो गाइस जो फ्रेयन्स होते हैं ना वो मेनली रेफ्रिजरेटर्स के लिए यूज किए जाते हैं। एंड इफ आई टेल यू कि फ्रेयन्स बेसिकली होते क्या हैं, सो गाइस फ्रेयन्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर कलरलेस, ओडरलेस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन करोसिव गैसेस या फिर लिक्विड जो बहुत कम टॉक्सिसिटी के साथ बनाए जाते हैं और उनको रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, इनको सबसे पहले 1930 में एज अ रेफ्रिजरेंस यूज किया गया था, और उसके बाद प्रोपेलेंस फॉर एरोसॉल्स में भी इनको यूज किया गया है। टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए भी काफी ज्यादा इनको यूज किया जाता है। जो फ्रेयन्स होते हैं दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल्सो एयर कंडीशनर्स। ठीक है, कूलिंग वगैरह हो गया, इन सब से रिलेटेड भी कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। वो प्रोपेलेंस के काम में भी यूज होते हैं एरोसॉल्स और फोम्स में, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट्स ऑल्सो। कुछ और इनके इम्पोर्टेंट यूजेस होते हैं जैसे कि ग्लास चिलर्स में इनको यूज किया जाता है, पॉलीमर इंटरमीडिएट्स में भी इनको यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इन्हें यूज किया जाता है, और प्लास्टिक्स को अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें भी इन्हें यूज किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेयन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवी पर्स? सो गाइस जो प्रीवी पर्स होता है इट बेसिकली नथिंग बट इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एनुअल अलाउंस या फिर सम ऑफ मनी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर डेमोक्रेटिक मोनार्की को दिया जाता है। जो पहले फॉर्मर किंग्स होते थे उनको दिया जाता था, जो रॉयल फैमिलीज होती थी या फिर प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनको दिया जाता था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रीवियस राइट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो उसको हम एक टर्म दे दिया प्रीवी पर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस जब हुई थी इंडिया में उसके बाद ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, these states were given the special allowance for a lifetime subsistence और उसका नाम रख दिया प्रीवी पर्स। Okay, guys. So the next question is, which matter is the 40th constitutional amendment related to? तो guys ये जो 40वां संविधान संशोधन है ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये पूछा गया था। तो 40वां जो ये अमेंडमेंट है 1976 का, इट इज बेसिकली मेन रिलेटेड टू इंडियाज नेशनल मेरीटाइम एरिया या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कह सकते हैं आप, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कह सकते हैं, इनसे रिलेटेड है।
इसके अंतर्गत जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल सब्सटेंसेस हैं और भी जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि इन एरियाज में पाई जाती हैं, दे आर वेस्टेड इन द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी भाई वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, मिनरल्स रिसोर्सेज है, मिनरल सब्सटेंसेज है, इन सब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ये सेंट्रल अथॉरिटी जो हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हाथों में आती है। तो ये 40वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बताता है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सर्वे, वेयर इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये आपका एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एरिया जो दिल्ली का है वहां पर है। सो एनसीआर दिल्ली। Okay, how many religions are included in the Citizenship Amendment Act of 2019? So 2019 का जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 1955 का जो CAA है वो अलाउ करता है हर एक इंडियन सिटीजनशिप के पास, हिंदू हुआ या सिख हुआ या बुद्धिस्ट हुआ या जैन हुआ या पारसी हुआ या क्रिश्चियन हुआ, ये कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जिसका सिटीजनशिप हो सकता है। ठीक है, सो ये सारे रिलीजन्स हैं जो कि इंक्लूड करे गए हैं CAA के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनल ब्रिंग्स वाटर टू द थार डेजर्ट? तो गाइज थार डेजर्ट में जो कैनल है पानी जो लेकर आता है वो है इंदिरा गांधी कैनल। सो इंदिरा गांधी कैनल इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं। It command area is an irrigation facility canal that starts from the Harike barrage of the Punjab state से लेके थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान तक इस कैनल में से पानी डिलीवर होता है। और अगर हम बात करें कि ये कैनल कितना लंबा है, सो गाइस ये जो नहर है ये अराउंड 9060 किलोमीटर्स लंबी है और 19.63 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में फैली हुई है। जो 19.63 मिलियन हेक्टेयर्स में जो भी इरिगेशन प्रोसेस होता है वो इंदिरा गांधी कैनल से ही किया जाता है। ओके, वाई निसार मिशन इसरो एंड नासा जॉइंटली लॉन्च? सबसे पहले तो गाइस कमेंट में इन तीनों की फुल फॉर्म मुझे जल्दी से बता दो, सो दैट मुझे पता पड़ जाए कि हाँ भाई निसार, इसरो, नासा की फुल फॉर्म आपको पता है। सो निसार मिशन इसरो और जो नासा है उन्होंने जॉइंटली लॉन्च क्यों किया था? तो गाइज नासा का जो पहला ग्लोबल सार मिशन जो हुआ है वो इसरो की पार्टनरशिप में किया गया है। अब हम बात करें कि क्यों किया गया है, because it provide data for studying hazards, changes in glaciers and ice sheets, और जो भी global environmental changes होते हैं उनके लिए उसको बनाया गया है। Okay, next question. Who did Pankaj Advani defeat in the finals of the 2025 Asian Championship? So guys, 2025 की जो एशियन चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी जो थे उन्होंने ईरान के जो आमिर सरकोश है, ठीक है, उनको हरा के ये चैंपियनशिप जीती थी। और इंडियाज एस क्यूएस्ट पंकज अडवाणी जो है उन्होंने ये जो पोजीशन है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेन का जो टाइटल है 2025 का वो जीता है आमिर सरकोश को हरा के। ठीक है, अगर हम बात करें ये उनकी कौन सी विन है, सो गाइस दिस मार्क्स हिज 14th एशियन टाइटल अक्रॉस स्नूकर्स एंड बिलियर्ड्स इवेंट्स। Okay, next question. Who performs the best work at the lowest level in the three-tier Panchayati Raj system established under the 73rd Constitutional Amendment? So 73rd Constitutional Amendment के अंदर जो थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम है उसमें सबसे अच्छा काम किसने किया है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पंचायत समिति। ठीक है, जो थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम है उसमें ग्राम पंचायत होता है जो कि विलेज लेवल पे काम करता है, पंचायत समिति होता है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे काम करता है, और एक जिला परिषद होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो इसमें गाइस जो पंचायत समिति है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी परफॉर्मिंग द बेस्ट वर्क एट द लोएस्ट लेवल। Okay, next question. Which two rivers are the main rivers flowing from Chota Nagpur Plateau? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो रिवर्स हैं, जो मेन रिवर्स हैं जो कि बहती हैं, तो वो आपसे पूछी गई थी।
तो गाइज जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संक एंड साउथ कोयल रिवर्स। संक एंड साउथ कोयल रिवर्स इज द करेक्ट आंसर। और ये जो दोनों ही रिवर्स हैं, ये ओरिजिनेट करती हैं नियर द झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्थित है। दोनों ही ज्वाइन होती हैं वेद व्यास के पास, जो कि राउरकेला के पास है, उड़ीसा, फॉर्मिंग द मेजर रिवर ब्राह्मणी। जब दोनों मिल जाती हैं तो उसके बाद वो एक अलग रिवर को फॉर्म करते हैं जिसका नाम है ब्राह्मणी। Okay, next is where was 1857 revolt ended in September? So it ended in Delhi. In which state of India was avalanche happened in Feb 2025, जहां पर 8 लोग मर गए थे। तो गाइस ये चमोली उत्तराखंड में हुआ था। Okay, PM Narendra Modi visited which country to celebrate its 57th National Day on 11-12 March 2025? So the correct answer is the Republic of Mauritius. So Mauritius उन्होंने visit करा था 11-12 मार्च 2025 को, क्योंकि मॉरिशस का 57th National Day celebrate करना था। Okay, in which book are the 8 compilation of Sangam literature? तो guys वो Etutukoi में mentioned है. So Etutukoi is the correct answer. Tukoi. Okay, which bank started WhatsApp services in February 2025? So Indian Bank is the correct answer. रुद्र दमन was the ruler of which dynasty? तो guys रुद्र दमन जो है वो वेस्टर्न क्षत्रपास डायनेस्टी के रूलर हैं। जो रुद्र दमन प्रथम है वो एक साकम मोनार्क हैं जो कि वेस्टर्न क्षत्रपास डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड ही वाज द किंग ऑफ कास्तानाज ग्रैंडसन। Okay, which country is at fourth place in Human Development Index in 2025? So it is India, जो कि चौथे नंबर पर आती है। ठीक है, जो कि 3 स्पॉट ऊपर भी आई है to 130 in the latest Human Development Index according to the UN Development Program 2025 का जो हुआ था। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया नाउ स्टैंड्स एट पार विद बांग्लादेश, जबकि श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जो हैं वो अभी 89th, मतलब श्रीलंका 89th रैंक पे है, नेपाल 145th पे है, पाकिस्तान 168 पर है। Okay, which international day is celebrated on 24th of January? So guys, it is International Day of Education, जिसको celebrate करा जाता है annually 24th of January को, जिससे कि हम रोल ऑफ एजुकेशन को सेलिब्रेट कर सकें इन पीस एंड डेवलपमेंट। कितना तगड़ा रोल है एजुकेशन का, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें, उस चीज़ के लिए लोगों को एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 24 जनवरी 2024 को जो ये दिवस सेलिब्रेट किया गया था, इट मार्क्स द 6th ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ओके, इन द महलवारी सिस्टम लोन्स आर टेकन फ्रॉम। सो गाइस महलवारी सिस्टम में लोन्स जो हैं वो मनी लैंडर्स से लिए जाते थे। और जब फार्मर्स जो हैं दे वर अनेबल टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ मनी बिफोर द डेडलाइन, दे हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो लोन्स हैं दे वर ऑब्टेन बाय मॉर्गेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, नेक्स्ट 40th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू व्हाट? तो गाइस 40th अमेंडमेंट एक्ट अभी हमने डिस्कस करा था कि जो ये 40th अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, वो आर्टिकल 297 को अप्लाई किया गया था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को टू स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और जो मैरीटाइम जोन्स हैं इंडिया के। ओके, द ब्लू फ्लेम कम्स इन द स्टोव फॉर विच रीजन? तो गाइज जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम गैस जलाते हैं तो उसमें एक नीले नीले कलर की और ऑरेंज ऑरेंज कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। तो गाइज जो नीले कलर की जो फ्लेम होती है वो क्यों आती है? वो इसीलिए आती है कि जो स्टोव्स होते हैं उसमें अगर हम जो फ्यूल यूज करते हैं ना, वो मीथेन का बना होता है। मीथेन बेसिकली कलरलेस होता है, ओडरलेस गैस होता है। लेकिन जब मीथेन को जलाया जाता है ना, तो वो ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर भी बनते हैं। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन होता है ना वो रिलीज करता है हीट भी और लाइट भी। उसी के कारण हम
फ्लेम देख पाते हैं जो कि नीले से कलर की फिर उत्पन्न होती है। ओके, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड इन मार्च 2025? जैसे कि अभी हमने बताया, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गोलाम, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस इनवाइट करा था एज एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे मॉरिशस का। इसीलिए स्टेट विजिट करने के लिए 11/12/2025 को उन्होंने मॉरिशस गए on 12th of March as the chief guest. Okay, next is which bank started banking services on WhatsApp first? तो guys सबसे पहले अगर हम बात करें कि WhatsApp की बैंकिंग सर्विसेज किस बैंक ने स्टार्ट करी थी, तो वो पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्ट करी थी 3 अक्टूबर को। और 3 अक्टूबर को ही पीएनबी ने इंट्रोड्यूस करी थी अपनी बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें कस्टमर्स एज वेल एज नॉन कस्टमर्स दोनों के लिए ही ये सेवा शुरू करी गई। इसके अलावा जो आईडीबीआई है उसने भी इस इनिशिएटिव को शुरू करा था 2020 में। ओके, इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? तो गाइस जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में लोकेटेड है, ऑन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि बॉर्डर करता है जो नेबर कंट्रीज है हमारी पाकिस्तान और गुजरात को। और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसको भी कवर करता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। Okay guys, next question, when did the revolution of 1857 begin? So guys 1857 का जो revolution है ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और ये मेरठ कैंटोनमेंट से शुरू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सिपॉय म्यूटिनी के फॉर्म में ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और बाद में एज अ कंसर्टेड एफर्ट बाय द इंडियन रूलर्स अंडर द डिज्योर सुपरविजन ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर, जो कि बहादुर शाह जफर हैं, उनके उनके सुपरविजन के अंडर फिर इसको कंटिन्यू किया गया था। Okay, the first to be suppressed in the 1857 revolution was said to be what? तो guys नसीराबाद, जो कि अजमेर राजस्थान है, वहां से इसको शुरू किया गया था। That's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आपके 13 जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। I hope you liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार फ्री है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इट कॉस्ट यू नथिंग। लेकिन बस आपका फायदा क्या होगा, आपको सारे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल।